नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। इसका मतलब है कि कर्ज लेकर घी पियो। इसका जिक्र अक्सर किया जाता है और इसे चार्वाक के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल चार्वाक के दर्शन को बदनाम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि चार्वाक ने एक नास्तिक दर्शन दिया था, एक भौतिकवादी दर्शन दिया था। उसके हिसाब से ना ईश्वर है और ना ही कोई दूसरा लोक है, जो है सब कुछ यही है और इसलिए आदमी को सुख से जीना चाहिए। सवाल उठता है कि चार्वाक के उस भौतिकवादी दर्शन का क्या हुआ, वो कैसे विलुप्त हो गया या किन वजहों से विलुप्त हुआ, किन लोगों की वजह से ये वो खत्म हो गया और आज हम उसके बहुत कम चिन्ह देख पाते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। उनसे जानेंगे कि चार्वाक का दर्शन क्या है, चार्वाक कौन थे और उसका क्या हुआ। तो आपका स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न यह है कि बल्कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को चार्वाक के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है उन्होंने छिटपुट सुना हो, लेकिन चार्वाक कौन थे, कब थे, उन्होंने क्या किया, ये इसके बारे में उनकी जानकारी कम होगी, इसलिए बेहतर होगा आप वहां से शुरू करें। जी देखिए, ये चार्वाक के बारे में जानकारी कम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि चार्वाक दर्शन से संबंधित जो भी साहित्य था उसको नष्ट कर दिया गया। खासतौर से ब्राह्मणवाद के मानने वालों ने उनको नष्ट कर दिया और उनकी आज जो हमको जानकारी मिलती है उनकी आलोचनाओं के आधार पे मिलती है। यानी जिन लोगों ने उनकी आलोचना की उससे उसका पिक्चर एक रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो जैसे आपने सही तरीके से बताया कि ऋग्वेद के बाद जो एक परंपरा चालू हुई, ब्राह्मणवाद बहुत मजबूत हुआ, आत्मा परमात्मा रूढ़ियाँ, फिर उस समय तो ये बलि भी बहुत होती थी, तो उससे ब्राह्मणों का बहुत अच्छा भला काम चलता था, क्योंकि लोग इसी झांसे में थे कि भाई हम अगर बीमार भी हैं तो ईश्वर नाराज है, खुश करना है तो ये इसी बीच के ब्राह्मण ही हैं जो हमको ठीक कर सकते हैं, जो ब्रह्मा का अंश है। तो अब इसके विरोध में कॉमन इरा की 6वीं 7वीं शताब्दी के पहले बृहस्पति नाम के एक विचारक हुए और उन बृहस्पति ने कहा कि भाई उनका दर्शन इससे बिल्कुल अलग था। जैसे एक इनका तो भाववाद पे पूरी परंपरा चलती है, ब्राह्मणवाद की परंपरा भाववाद पे चलती है, तो उसके विरुद्ध ये देहवाद, भौतिकवाद, इस आधार पे उन्होंने कहा हम जो देखते हैं वो सच है, उसी के आधार पे दुनिया चलती है और परमात्मा और आत्मा ये चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं और इसकी सच्चाई के बारे में भी केवल लोगों ने गढ़ा हुआ है। पहली बात उन्होंने ये कही। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि यही हमारा जीवन है और इसी जीवन में हमको जीना है। तो इसके आधार पे उनके मानने वाले लोग भी बहुत हो गए और उसी के कारण ज़्यादा इनकी जो प्रचलन हुआ, उसके कारण इनको एक लोकायत परंपरा से जोड़ा जाता है। और ये लोकायत परंपरा लोगों में प्रचलित हुई क्योंकि इसमें लोग अपना भला एक तरफ से देख रहे थे कि जो ब्राह्मणों के कर्मकांड में इतना खर्चा होता था वो भी बच रहा था और उनको जो समझ में आता है, जो दिखता है, उसी के आधार पे इन्होंने ये बात की। अच्छा, अब इसमें वैसे भी फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में किया जाता है कि जो देहवाद या भौतिकवाद को मानते हैं उनको एक तरीके से जैसे दे आर इंडल्जेंट, वो इसी दुनिया में भोग विलास में रहने वाले लोग हैं करके उनको इस तरीके से बदनाम किया जाता है। तो चार्वाक परंपरा में बहुत सारे, एक तो उन्होंने दार्शनिक आधार पे भाववाद को चुनौती दी, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, पुनर्जन्म को उन्होंने चुनौती दी, कर्मकांड का पूरा विरोध किया और इस दुनिया के आधार पे जीने की बात कही, जिसमें उनकी काफ़ी फॉलोइंग काफ़ी बड़ी थी। पर हुआ क्या फिर इनको, क्योंकि इससे ब्राह्मणवाद संकट में आ गया। अगर लोग कर्मकांड नहीं करेंगे, परमात्मा में नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए फिर इन लोगों को पहले कहा गया कि ये वेद बाह्य हैं। यानी मुख्य रूप से ब्राह्मणों की जो कल्पना थी कि वेद तो ब्रह्म वाक्य हैं
अब इन्होंने ब्रह्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया, तो वेद तो यहीं से आए हुए हैं, तो इनको वेद बाह्य कहा गया। और इसी के साथ जो शब्द इनके लिए इस्तेमाल हुआ वो था नास्तिक, यानी जो वेदों की ईश्वर द्वारा उत्पत्ति को नहीं मानता। तीसरा ख्याल कीजिए कि चारवाक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, जो आज भी बहुत रेलेवेंट है, वो है रैशनलिज्म, तर्कवाद, कि आप तर्क के आधार पे ही समाज को समझ सकते हैं और तर्क के आधार पे ही चलना चाहिए। एक तो होता है विश्वास, फेथ, और दूसरा होता है रीजन, तर्क। तो इन्होंने तर्कवाद पे जोर दिया, तो उनको इतना बदनाम किया गया, कहा गया कि जो भी चारवाक दर्शन में मानेंगे, जो भी लोकायत परंपरा में मानेंगे, वो बहुत वो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, और वो मरने के बाद सियार के रूप में जन्म लेंगे। अब ये मुझे पता नहीं कि भाई उन्होंने सियार को ही क्यों चुना पनिशमेंट देने के लिए इन लोगों को। तो खैर ये ऐसी परंपरा की बात है, और मुख्य रूप से भारत में जितनी भी परंपराएं तर्कवाद के पे आधारित हुई, इसके बाद बुद्ध धर्म आया, ये यहाँ भक्ति परंपरा आई, बात उसमें हम बात कर चुके हैं कई चीज़ों पे। तो जिन लोगों ने भी आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की, उन्होंने ज़्यादातर तर्कवाद का सहारा लिया। नंबर 2, खास तौर से उन लोगों ने जो सामाजिक परिवर्तन की जिन्होंने बात की, उन्होंने भी तर्कवाद का सहारा लिया। तो ये इसके मूल रूप से मोटे तौर पे हम चारवाक दर्शन को ऐसा समझ सकते हैं। जी, तो प्रोफेसर पुनियानी, भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिक दर्शन की जो परंपरा है, उसमें ये माना जाता है कि एक तरफ बृहस्पति और चारवाक थे, दूसरी तरफ जैन और बौद्ध धर्म, वो भी नास्तिक धर्म थे, निरीश्वरवादी धर्म थे। तो ये एक परंपरा जो चली आ रही थी, इस पर पूरी तरह से चारों तरफ से अटैक हुआ। आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म पर अटैक हुआ, जैन धर्म पर अटैक हुआ, और चारवाक परंपरा पर भी अटैक हुआ। तो ये चारवाक परंपरा पर किस तरह के हमले हुए? सिर्फ बदनाम करने तक सीमित थे या उनके खिलाफ हिंसा भी हुई, ऐसे प्रमाण मिलते हैं? अब ये मुकेश जी, इसमें एक समस्या ऐसी है कि चारवाक के बारे में, इस परंपरा के बारे में ज़्यादा वर्णन मिलता नहीं है, और उसका मुख्य कारण ये है कि उनके बारे में जितना भी साहित्य था उसको नष्ट कर दिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि चारवाक के बारे में जो भी समझ लाई गई, वो उनके विरोधियों के लिटरेचर, साहित्य के आधार पर लाई गई। तो इसलिए उस समय समाज में जो संघर्ष हुआ होगा, एक बदनामी की बात तो क्लियर है, वो तो दिखती है, उनके साहित्य में भी दिखती है, पर शारीरिक रूप से उन पे हमले हुए या उस परंपरा को कैसे उस पर आक्रमण हुआ, उसके ज़्यादा विस्तार ज़्यादा साहित्य में मिलते नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि अचानक से इस पूरी परंपरा का लोप हो जाए, समाज उससे विरत हो जाए और दूसरी तरफ चला जाए, और पता ही न चले, और चारवाक का कोई न लिटरेचर मिले, न बृहस्पति का लिटरेचर मिले। तो ये बताता है कि कोई बड़े सुनियोजित हमले हुए थे और उनकी वजह से उनके साहित्य को नष्ट किया गया, उस परंपरा को, उस दर्शन को मानने वालों को भी दंडित किया गया, जिसकी वजह से बाद में कोई उसके चिन्ह बचे नहीं। जी, अब तर्क जो चारवाक दर्शन का जो तर्क है वो लगाएं तो आपकी बात बिल्कुल सच लगती है। और अभी भी देखिए, महाराष्ट्र में हमारे जो संत तुकाराम हुए थे, जो भी यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाकर जो एक सामाजिक आंदोलन खड़े करते हैं, ज़्यादातर उनका यही फेट होता है। उनकी विचारधारा से लड़ने के साथ साथ उनको भी समाप्त कर दिया जाता है। जैसे अब बुद्ध धर्म पर हमले हुए, तो बुद्ध धर्म का पूरा यहाँ से विलोप हो गया। तो इस बात में सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जो हमें इतिहास के साहित्य में मिलता है वो कि इसको किस प्रकार से बदनामी की गई, और बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी इसके बारे में कहते हैं। आपने जैसे जो संस्कृत में श्लोक कहा, मैं नहीं कह पाऊंगा, पर मुझे यही श्लोक का अनुवाद आडवाणी जी ने बताया था। आडवाणी जी अपने एक भाषण में जब इसकी पूरी आलोचना कर रहे थे चारवाक दर्शन की, तो उन्होंने अपनी साधारण हिंदी में कही, जो आम लोगों को समझती है, कि चारवाक के लोग कैसे लोग थे। वो तो कहते थे कि उधार लो और घी पियो। तो इस प्रकार से एक वैचारिक रूप से, और दूसरा निश्चित रूप से तर्क अगर हम लगाएं तो शारीरिक हमले के बगैर वो परंपरा खत्म नहीं हुई होगी। और ये इसकी भी एक लंबी परंपरा है कि जो भी ब्राह्मणवादी मूल्यों से अलग होता है, उन पे किस किस प्रकार के हमले होते हैं, उसका एक उदाहरण चारवाक के रूप में भी हम देख सकते हैं। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भौतिकवादी दर्शन था, ये
चारवाक का, वो बाद में जिस तरह का भौतिकवादी दर्शन हम देखते हैं 18वीं 19वीं सदी में, ये कहाँ जाकर जुड़ता है? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी अच्छी परंपरा बहुत पहले इस दर्शन की शुरू हुई, और जिसका जो परंपरा चलती तो शायद हिंदुस्तान का समाज ज्यादा तर्क संगत ढंग से सोचने का आदी होता, वो विलोप करके हमें मूढ़ बना दिया गया। जो 1500 साल में भारतीय जनता को मूर्ख बनाया गया, जड़ बुद्धि बना दिया गया और उनको धर्म और कर्म कांड में लपेट के रख दिया गया, अन्यथा भारतीय समाज कुछ और होता। ये बिल्कुल संभव है, पर देखिए कि जो भी समाज में एक तो वर्ग समाज हो या वर्ण समाज हो, यहाँ तो दोनों चीज़ें हैं, वर्ग और वर्ण का मिलाप भी आपको मिला है। तो जिन लोगों में भी तर्क की बात की, उन पर यूरोप में भी हमले हुए। आप देखिए कोपरनिकस, गैलीलियो, सर्वेटस, पैलिसी, इन लोगों पर भी धर्म गुरुओं ने हमले करवाए, क्योंकि तर्क की बात जहाँ आती है वहाँ धर्म गुरुओं की सत्ता खतरे में आ जाती है। तो ये बात जो हम यूरोप में देखते हैं और उसके उदाहरण देते हैं, उसके उदाहरण यहाँ भी हैं, और इसलिए ये समाज के जो आगे के विकास में तर्कवाद और भौतिकवाद का ज़्यादा मजबूती से जो उसकी जड़ें जमी, वो एक तो हम भारत में कह सकते हैं भक्ति परंपरा से, सूफी परंपरा से थोड़ी जमी, और उसके बाद आधुनिक शिक्षा के आने के बाद जो वर्गीय चरित्र बदलता है, जो वर्ण व्यवस्था पर एक वर्ण व्यवस्था को के विरोध में एक आंदोलन खड़ा होता है, उसके बाद तर्कवाद की जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, और जो भी सामाजिक परिवर्तन वाले हैं वो भौतिकवाद, तर्कवाद, इन दोनों चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो बीच का एक जो बड़ा पीरियड आप कह रहे हैं, चारवाक से लेकर भारत की 8वीं शताब्दी में, उस दौरान ये भाववाद, जिसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, वो आइडियलिस्ट फिलॉसफी, वो आइडियलिस्ट दर्शन यहाँ ज़्यादा मजबूत रहा, और जो देहवाद या भौतिकवाद का दर्शन, इसको लगातार हाशिए पर या तो शारीरिक रूप से या वैचारिक रूप से इसको हाशिए के रूप में डालने की कोशिश की गई। अब दूसरा ये बात है कि कोई भी दर्शन, इसका आधार समाज की एक उत्पादन व्यवस्था भी होती है। अब उस समय की अगर हम उत्पादन व्यवस्था देखें तो उसमें भाववाद का विरोध, धर्म गुरुओं का विरोध थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि उनको पूरा सत्ता का पूरा समर्थन था। अब धर्मगुरु कभी अलग नहीं होता है, धर्मगुरु और सत्ता इसका एक जुड़ाव होता है। तो इन लोगों ने इस जुड़ाव के माध्यम से जो आम लोग हैं, जो इस दुनिया के जीवन में सामान्य रूप से जीना चाहते हैं, उनको एक दबा के रखने की जो प्रक्रिया है वो होती है। अब कल्पना से कहें, अगर भाववाद मजबूत होता, चारवाक का दर्शन, बुद्ध धर्म की परंपरा, जैन धर्म की परंपराएं इनके सैद्धांतिक रूप से मजबूत होती, तो शायद भारत में जो आर्थिक विषमता इतनी है, जो वर्ण के आधार पे इतनी विषमता है, वो इतनी नहीं होती। अब दूसरा जी प्रोफेसर पिंगन, इससे भी एक महत्वपूर्ण सवाल जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि यूरोप में जैसे जैसे नास्तिकवाद और तर्कवाद बढ़ा, उसने प्रगति की, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियां हुई और वो बाकी दुनिया से आगे निकल गया। अगर हमने उस परंपरा को न छोड़ा होता, वो फली फूली होती, तो आज हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने की चाहत रखता है और दावे करता है, शायद वो उस परंपरा की वजह से होता। तो अगर हम भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन की परंपरा का गुणगान करते हैं, तो हमें उनमें से ये तत्व उठाने चाहिए थे और इन पर बात करनी चाहिए, जो कि हमें आगे ले जाने वाली परंपराएं हैं। सही, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। और अगर आप ख्याल करें तो जो प्रक्रिया यूरोप में हुई 17वीं 18वीं शताब्दी में, उस प्रक्रिया में भारत में एक समस्या ये भी थी कि भारत को अंग्रेज़ों की कॉलोनी बनना पड़ा, और आज़ादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू आगे चलते हैं भारत के विकास में, वैज्ञानिक सोच में, साइंटिफिक टेम्पर में, वो चारवाक परंपरा को लेके चलते हैं। और मुकेश जी, आपको आश्चर्य होगा कि जितनी भी मैंने इतिहास की किताबें देखी हैं, उसमें चारवाक के बारे में सबसे बेहतरीन वर्णन जवाहरलाल नेहरू की किताब में है। अब ये मैं आश्चर्य हो गया, भाई जवाहरलाल नेहरू तो वैसे प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे, पर उनकी जो लगन थी तार्किक सोच से,
उसके कारण उसकी प्रेरणा लेकर ही उन्होंने चारवाक के बारे में काफी विस्तार से लिखा और चारवाक जी पे हमलों पर भी काफी विस्तार से किया। तो जी निश्चित रूप से अगर चारवाक परंपरा और उस प्रकार के विचार चलते रहते तो शायद भारत हो सकता है शायद भारत गुलाम भी न बनता, क्योंकि उसी के आधार पे उत्पादन व्यवस्था और बाकी चीज़ों का संगठन हो सकता है। राज्य, जैसे यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में जो राजाशाही से राज्य आधुनिक नेशन स्टेट की तरफ जल्दी आया, तो वो प्रक्रियाएं, उसके पीछे भी एक भौतिक जो आधार है उत्पादन पद्धति का, विज्ञान, अब विज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ वो उत्पादन व्यवस्था चाहिए, जो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो निश्चित संभव होता। शायद हम गुलाम भी ना बने होते और शायद यहाँ का जो वैज्ञानिक विकास है वो दूसरे देशों से पहले आगे जाता। बिल्कुल। तो चारवाक का महत्व हमें समझना चाहिए। पूरे भारतीय इतिहास में, भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपराओं में कि चारवाक को निस्तनाबूद करके, चारवाक के दर्शन को खत्म करके, चारवाक परंपरा को खत्म करके हमने क्या खोया है? हमने अपना भविष्य खो दिया है। हम अतीत से बंधे हुए हैं और दूसरे देशों ने उस दर्शन को न सही यहाँ से गया हो सकता है यहाँ से भी प्रेरणा ली हो, यहाँ से भी कुछ निर्यात हुआ हो दर्शन, और उससे प्रेरणा लेके, चूंकि ये सारी चीजें बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी थी उस समय, तो दुनिया ने उससे बहुत सबक सीखे और हम जाकर अपने खोल में बंद हो गए। और आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उस अतीत में चले जाएं जो कि चारवाक विहीन हो, जो कि बंद समाज का एक रूप है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं प्रोफेसर? एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ और वो ये है कि अभी जब ये दकियानुसी और पिछड़ेपन के सोच वाले और अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो आप देखिए पिछले कुछ सालों से किस किस प्रकार से दावे कर रहे हैं कि प्राचीन काल में हमने सब कुछ खोज लिया था, सिर्फ हम भूल गए। और अभी जो नया फिर से वो इतिहास लेखन के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक कमेटी बनाई है, भारत के ये 12,000 साल का इतिहास, उसका फोकस भी उन्होंने ब्राह्मणवाद पे रखा है, जिसको ये हिंदू कहते हैं। जैसे उसमें शंकराचार्य का बहुत महत्व है और जो ब्राह्मणवादी मूल्यों की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा महत्व है। और जो चारवाक दर्शन और दूसरी जो चीज़ें जिन्होंने इसका आधा भौतिक चीज़ों का आधार लिया, उसका उसमें कम स्थान है। तो ये एक चिंता का विषय है। अभी आज के परिस्थिति में हम देखें तो हमें चारवाक के मूल्यों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जी, और विडंबना यह है कि ये चारवाक दर्शन भी दरअसल हिंदू परंपरा से ही निकला है। वो कोई दूसरी परंपरा नहीं है, कोई बाहर से आया दर्शन नहीं है, किसी का थोपा हुआ नहीं है, उसी हिंदू समाज से निकला हुआ दर्शन है और जिसे ब्राह्मणवाद ने कुचल दिया, खत्म कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था ये पूरे हिंदुस्तान के भूत और भविष्य दोनों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।